हाय फ्रेंड्स, बुधा ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम BSPHCL का चैप्टर ट्रांसफार्मर चैप्टर का स्मरणीय तथ्य के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए, इसमें कह रहा है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है ट्रांसफार्मर क्रिया में अल्टरनेटिंग चुंबकीय फ्लक्स की आवश्यकता होती है। यानी जो ट्रांसफार्मर का जो काम होता है वो अल्टरनेटिंग चुंबकीय फ्लक्स पर आधारित होता है। अल्टरनेटिंग मतलब AC चुंबकीय फ्लक्स पर, ना कि DC चुंबकीय फ्लक्स। यानी ये जो ट्रांसफार्मर होता है वो AC चुंबकीय फ्लक्स पे काम करता है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है आदर्श ट्रांसफार्मर हेतु वाइंडिंग में किसी भी साइड प्रतिरोध नहीं होनी चाहिए, न ही प्राइमरी वाइंडिंग में न ही सेकेंडरी वाइंडिंग में। वैसे तो अगर आप देख रहे होंगे कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, एक स्टेप अप एक स्टेप डाउन। जिसमें अगर आपके पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो उसमें प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है, जिसके कारण प्राइमरी वाइंडिंग में रेजिस्टेंस अधिक होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग में प्राइमरी वाइंडिंग की अपेक्षा रेजिस्टेंस कम होता है। जिसमें कि किसी न किसी यानी प्राइमरी वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग में दोनों में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। लेकिन अगर आप आदर्श ट्रांसफार्मर बनाना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। ये हम पढ़ सकते हैं केवल कि आदर्श ट्रांसफार्मर में प्रतिरोध नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है ट्रांसफार्मर में कोर फ्लक्स मुख्यतः सप्लाई वोल्टता और आवृत्ति पर निर्भर करता है। यानी जो ट्रांसफार्मर का जो कोर फ्लक्स है, यानी जो कोर में जो फ्लक्स सप्लाई होता है वो वोल्टता और आवृत्ति पर निर्भर करता है। यानी जितना वोल्टता होगा उसी के अनुसार से उसका कोर फ्लक्स में सप्लाई मतलब आगे बढ़ता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है नो लोड पावर ट्रांसफार्मर में होता क्या है। देखिए, आज ढक जा रहा है, कह रहा नो लोड पावर ट्रांसफार्मर का शक्ति गुणांक लगभग 0.25 से 0.35 होता है। अगर जैसे किसी भी ट्रांसफार्मर पर अगर कोई लोड नहीं है तो उसका जो पावर ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर होता है वो लगभग 0.25 से 0.35। ये एक मेन चीज़ है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि नो लोड पावर ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर कितना होता है, तो 0.25 से लेकर 0.35 होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है एक लोडेड ट्रांसफार्मर का म्यूचुअल फ्लक्स चुंबकीय पथ का रिलेक्टेंस परिवर्तित करके परिवर्तित किया जा सकता है। यानी अगर कोई एक ट्रांसफार्मर लोडेड है, यानी लोडेड ट्रांसफार्मर का जो म्यूचुअल फ्लक्स है ना, उस चुंबकीय पथ का रिलेक्टेंस परिवर्तित, यानी उसका जो चुंबकीय पथ है उसका रिलेक्टेंस परिवर्तित करके परिवर्तित किया जा सकता है। यानी जो म्यूचुअल फ्लक्स को अगर हम चुंबकीय पथ का रिलेक्टेंस परिवर्तित कर दिए तो उसका म्यूचुअल फ्लक्स परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है एक ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज क्षरण फ्लक्स बढ़ाने से घटता है। यानी अगर ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज क्षरण फ्लक्स बढ़ाते हैं तो अगर हम इसका क्षरण फ्लक्स बढ़ाने से घटता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि प्राइमरी से सेकेंडरी पर जो पावर ट्रांसफ़र होनी है वह प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के चुंबकीय युग्मन पर निर्भर करता है। देखिए, इसमें क्या कहता है कि अगर जो प्राइमरी से सेकेंडरी में, यानी कि प्राइमरी से सेकेंडरी पर जो पावर ट्रांसफ़र होता है वह प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के चुंबकीय युग्मन पर निर्भर करता है। जैसे देखिए, ये ट्रांसफार्मर का है, अगर हम ट्रांसफर कहते हैं, ये अगर ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो इसका जो जैसे ये वाइंडिंग रहता है इस तरह से इस पर रहता है, इस तरह से रहता है इधर, तो इसका जो बीच में है ना, इधर से जो चुंबकीय फ्लक्स जो गमन करता है प्राइमरी से सेकेंडरी, वो इसका माने इसका जो है जो एक सिलिकॉन का एक क्रोड होता है, ये इस पर निर्भर करता है कि इसका रिलेक्टेंस कितना है। वही कह रहा है कि प्राइमरी से सेकेंडरी पर जो पावर ट्रांसफ़र होनी है वह प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के चुंबकीय युग्मन पर निर्भर करता है। इसका ये चुंबकीय फ्लक्स
का सप्लाई मतलब ये कितना आसानी से होने देता है, ये इस पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज नहीं, आगे कह रहा है ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा, यानी इसमें बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा कोर हानि और उत्तेजन धारा का परिमाण ज्ञात किया जाता है। ये मेन चीज़ है कि ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा एक होता यही होता है खुला परिपथ टेस्ट, यानी खुला परिपथ टेस्ट जो है इसके द्वारा कोर हानि और उत्तेजन धारा का परिमाण ज्ञात किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए आगे कह रहा है ट्रांसफार्मर का वोल्टेज नियमन अग्रगामी शक्ति गुणांक पर ऋणात्मक होता है व पश्चगामी शक्ति गुणांक पर धनात्मक होता है। यानी ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज नियमन है ना वो लीडिंग पावर फैक्टर पर होता है, यानी इसका हम यही कह रहा है हिंदी में जो अग्रगामी शक्ति गुणांक पर, और ऋणात्मक होता है वह पश्चगामी शक्ति गुणांक पर धनात्मक होता है। ठीक है, आगे कह रहा है ट्रांसफार्मर की दक्षता अप्रत्यक्ष रूप से ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ज्ञात किया जाता है। ये चीज़ मेन है, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है ना वो अप्रत्यक्ष रूप से, ट्रांसफार्मर की दक्षता अप्रत्यक्ष रूप से ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट द्वारा टेस्ट किया जाता है। ठीक, ओपन इसमें चेक करने के लिए दो है, एक ओपन सर्किट और एक शॉर्ट सर्किट, यानी ये दो विधि से हम ट्रांसफार्मर की दक्षता को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि लोड की स्थिति में दो समान ट्रांसफार्मर की दक्षता बैक टू बैक टेस्ट द्वारा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। हम ये टेस्ट लगा रहे थे पिछला, जिसे आता है ना इसके जहाँ का जो टेलीग्राम ग्रुप में आप देखते होंगे उस पर एक टेस्ट आता है जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि बैक टू बैक टेस्ट क्या है। तो हम इससे बता सकते हैं कि लोड की स्थिति में दो समान ट्रांसफार्मर की दक्षता जो है वो बैक टू बैक टेस्ट द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए आगे कह रहा है ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में ज्ञात किया जाता है। केवीए का मतलब क्या होता है, किलो वोल्ट एम्पियर, यानी ट्रांसफार्मर की अगर आप दक्षता ज्ञात करना चाहते हैं तो उसका जो शक्ति ज्ञात करने का जो इकाई है वो किलो वोल्ट एम्पियर होता है, यानी इसको शॉर्ट में हम केवीए बोलते हैं। आगे कह रहा है आसमानी बिजली से बचाने के लिए लाइटिंग अरेस्टर व हॉर्न गैप का प्रयोग करते हैं। लाइटिंग अरेस्टर के बारे में आप जानते होंगे, लाइटिंग अरेस्टर जो होता है ना एक कॉपर वायर का बना होता है, जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग पे देखते होंगे या बड़ा जो बिजली घर होता है ना वहाँ ऊपर में सबसे ऊपर में लगाया जाता है लाइटिंग अरेस्टर। ये लाइटिंग अरेस्टर का काम होता है कि जैसे बिजली चमका तो ऊपर से जो वो भी तो एक बिजली है जो धनात्मक होता है, ये लाइटिंग अरेस्टर डायरेक्ट धरती से कनेक्टेड होता है। जैसे ही बिजली ऊपर से आती है तो लाइटिंग अरेस्टर अपने ओर आकर्षित करती है और ये सीधे उस करंट को, उस हाई वोल्टेज को डायरेक्ट धरती में समाहित करता है, जिससे हमें क्षति यानी नुकसान होने से बच जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए आगे कह रहा है ट्रांसफार्मर में गुंजन रब का मुख्य कारण चुंबकीय विरूपण है। यानी ट्रांसफार्मर में कभी कभी आप देखते होंगे ट्रांसफार्मर के बगल में एक गूंजे हन की आवाज़ होती है, वो जो गुंजन रब का जो मुख्य कारण होता है वो चुंबकीय विरूपण के कारण होता है। यानी जो ट्रांसफार्मर हन का जो आवाज़ होता है वो इसका मुख्य कारण क्या होता है, चुंबकीय विरूपण। ठीक है, आगे देखिए आगे कह रहा है उपभोक्ता से सीधे जुड़ा ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहलाता है। नाम से ही पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूट करने वाला। उपभोक्ता मतलब हम लोग जो यूज करने वाले हैं, यानी वही कह रहा है उपभोक्ता से सीधे जुड़ा ट्रांसफार्मर को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि हमें 240 वोल्ट की ज़रूरत होता है जो हमारे घर या गांव के बगल में लगा हुआ रहता है, वही उसी को हम स्टेप
डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, इसी को इसमें कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारे घर और मोहल्ले में, वही बोल रहा है कि जो उपभोक्ता से सीधा जो जुड़ा होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है किसी ऑटोमोबाइल का इग्निशियल कॉइल स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है विद्युत मशीनों में लेमिनेटेड क्रोडों का प्रयोग क्या घटाने के लिए किया जाता है। डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन बना के ही लिखा हुआ भी है। विद्युत मशीनों में लेमिनेटेड क्रोड का प्रयोग क्या घटाने के लिए किया जाता है, तो भंवर धारा हानि को हम इंग्लिश में एडी करंट लॉस कहते हैं। ठीक है, लेमिनेटेड क्रोड का मतलब क्या होता है, जिसमें जो पटलित क्रोड होता है उसको लेमिनेट मतलब उस पर माने पेंट एक परत चढ़ा हुआ रहता है, उसी को हम लेमिनेट क्रोड कहते हैं। आप ट्रांसफार्मर में देखते होंगे कि उसमें पतला पतला पत्ती होता है जो लेमिनेटेड होता है। लेमिनेटेड मतलब उस पर एक पेंट का परत चढ़ा रहता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है ट्रांसफार्मर के कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री कौन सा है, तो इसका है ये कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। ठीक है, इसके पहले हम इसका उपयोग मतलब क्रोड के लिए हम सिलिकॉन स्टील का उपयोग कर देते हैं, लेकिन आजकल का जो नया ट्रांसफार्मर आ रहा है ना, उसमें हम जो सिलिकॉन स्टील के जगह पर अब हम इसका उपयोग कर रहे हैं कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो है ना मतलब चुंबकीय मतलब इसमें अधिक होता है, इसी के कारण हम इसका उपयोग करते हैं। इसमें मतलब चुंबकीय फ्लक्स आसानी से प्रवाहित होती है, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसका ना ये मेन चीज़ है, ये आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसका नाम क्या है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। इसको शॉर्ट में हम CRGOS कहते हैं, ये भी शॉर्ट में कहीं कहीं लिखा रहता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है क्रेन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तब सेकेंडरी खुला नहीं रखा जाता है। ठीक है, अगर आप करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में अगर आप करंट प्रवाहित कर रहे हैं तो सेकेंडरी को खुला नहीं रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है क्या, आगे कह रहा है पावर ट्रांसफार्मर की लौह क्रोड में पटलित करने का प्रयोजन क्या है, तो भंवर धारा हानि कम। आप पीछे भी आप इसके बारे में देखे थे कि इसको पटलित क्यों किया जाता है, तो भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है वास्तविक परिणामित्र में घर्षण हानियाँ होती है तो 0%। तो जैसे ये परिणामित्र के बारे में आप समझ सकते हैं क्या है, ये ट्रांसफार्मर का हिंदी है। ट्रांसफार्मर को ही हिंदी में परिणामित्र कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कह रहा है घर्षण की हानियाँ होती है तो 0%। अब आप कहिएगा इसमें 0% हानि क्यों होता है। देखिए, तो घर्षण कहाँ होगा, घर्षण वहीं हो सकता है जहाँ कोई गति हो, जिससे मोटर में घर्षण हानि होता है, क्योंकि उसमें रोटर रोटेटिंग करता है, इसलिए उसमें घर्षण होगा तो हानि होगा। लेकिन ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक यंत्र है, और इसमें हम घर्षण हानि नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ गति नहीं करता है, इसीलिए हम इसमें कह सकते हैं कि घर्षण हानि शून्य होगा। ठीक है, आगे कह रहा है एक परिणामित्र एक युक्ति है जो AC विभव तथा धाराओं को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। ठीक है, माने एक जो परिणामित्र यानी एक ट्रांसफार्मर जो एक युक्ति है, ये AC विभव यानी AC वोल्टेज या धाराओं को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। इसका कहने का मतलब कि एक ट्रांसफार्मर क्या है, उसका काम क्या है, तो ट्रांसफार्मर का आप काम देखिए यही होता है कि उच्च वोल्टेज को कम करना या माने उच्च वोल्टेज को कम करना, धारा बढ़ाना, यही काम होता है। ना कि देखिए कभी कभी क्वेश्चन में पूछते रहता है कि ट्रांसफार्मर का काम क्या है, ऑप्शन में दे देगा AC से DC में चेंज करना, DC से AC में चेंज करना, या उच्च वोल्टेज को कम करना या कम को उच्च करना। इसका आंसर क्या होता है कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में करना या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में करना। ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, आप जानते होंगे, एक स्टेप डाउन और एक स्टेप अप। इसमें स्टेप अप में क्या होता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज करना, और स्टेप डाउन में
हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में काम करना। हम ट्रांसफार्मर का उपयोग इसीलिए करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर यानी एक आदर्श परिणामित्र की प्राथमिक शक्ति 100 वाट है तथा विभव का अनुपात 2:1 है, तो द्वितीयक शक्ति 100 वाट ही होगा। देखिए, इसमें जो ट्रांसफार्मर है उसमें पावर का चेंज नहीं होता है। अगर आप प्राइमरी वाइंडिंग में पावर 100 वाट दे रहे हैं तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी पावर 100 वाट ही होगा। इसमें केवल हम वोल्टेज को कम या बेसी कर सकते हैं। जैसे वोल्टेज बढ़ाएं तो करंट कम जाएगा, करंट बढ़ाएं तो वोल्टेज कम जाएगा, लेकिन पावर पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे पावर P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है VI। अगर आप इसमें वोल्टेज को इंक्रीज किए तो धारा ऑटोमेटिक डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, लेकिन पावर पे पावर कांस्टेंट ही रहेगा, पावर का भी चेंज नहीं होता है। यही इसमें कह रहा है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक शक्ति अगर 100 वाट है, अगर इसमें हम वोल्टेज और धारा का अनुपात 2:1 है, तो द्वितीयक शक्ति में भी इसका पावर 100 वाट ही होगा। अगर ये स्टेप डाउन होगा तो वोल्टेज कम आएगा और धारा ज़्यादा होगा, अगर एक स्टेप अप होगा तो वोल्टेज ज़्यादा आएगा और धारा कम आएगा। लेकिन ये जो वाट है यानी पावर है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में बराबर होता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है वार्निश के साथ लेपित लेमिनेटेड रोधक सामान्य रूप से परिणामित्र में प्रयोग किया जाता है। आप इसके बारे में पहले बताएं कि वार्निश जो है ना, उसका जो पटलित क्रोड होता है उस पर वार्निश किया जाता है। वही कह रहा है कि वार्निश के साथ लेपित लेमिनेटेड रोधक सामान्य रूप से परिणामित्र में प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसका मतलब यही है कि क्यों किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि भंवर धारा के प्रभाव को कम कर सके। यानी भंवर धारा का मतलब क्या हुआ, यानी एडी करंट लॉस को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, हम इसके बारे में पार्ट 2 अगला वीडियो में डालेंगे। तब तक हम वीडियो को अंत करते हैं।